Hi everyone, welcome back to Physics Ladki. So in today's video we are going to discuss the principle of laser and some important terms. आज की वीडियो में हम लेज़र के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझने वाले हैं या फिर हम बोले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम समझने वाले हैं, जिससे लेज़र के प्रिंसिपल को जानने में हमें और भी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो यार उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू लेज़र। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख के आओ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार लेज़र होता क्या है। क्योंकि उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लेज़र लाइट होती क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक कर देख सकते हो, राइट। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेज़र का प्रिंसिपल, लेकिन उस प्रिंसिपल को जानने में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन को जानना पड़ेगा, तो फिर हम उन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जानेंगे। ठीक है, तो देखो यार, हमने जो पढ़ा था लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता था, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और यही यार प्रिंसिपल होता है हमारे लेज़र का भी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, It is based on principle of stimulated emission of radiation with light amplification। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है हमारे लेज़र का वो भी यही है कि स्टिमुलेटेड इमिशन करवाना रहेगा किसका, रेडिएशन का, वो भी लाइट एम्प्लीफिकेशन से। तो यार यहाँ पर अब देखो, इतना भारी भारी आपने वर्ड्स ले लिए यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर इसके प्रिंसिपल में लिखा हुआ है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड लाइट एम्प्लीफिकेशन, तो यार ये प्रिंसिपल तो है बहुत इजी, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ टर्म्स हैं जैसे स्टिमुलेटेड इमिशन, अब अगर आपको ये नहीं पता है स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, तो यार आप इसके प्रिंसिपल को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, और स्टिमुलेटेड इमिशन से पहले हम ये समझेंगे कि यार एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इमिशन क्या होता है ना, सेल्फ इमिशन क्या होता है, या हम बोले स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन की। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम हमारे लेज़र के प्रिंसिपल को और भी ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। अरे यार, आपने 11th-12th में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ होगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो, जो हमारा एटम होता है उसके पास होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में होते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक एटम है और वो दो स्टेट में है। ठीक है, दो उसकी एनर्जी स्टेट है। एक को हम बोल रहे हैं जिसकी एनर्जी कितनी है, Eg, और दूसरा स्टेट हमने ले लिया है जिसकी एनर्जी कितनी है, Ex। यहाँ पर ये जो Eg है इसको हमने बोला है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और ये जो Ex है इसको हम बोल रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। यार सिंपल सी चीज़ है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक एनर्जी का लेवल हमने ये ले लिया है जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, और एक उसका हायर लेवल ले लिया है, इसको हम एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा बोलना चाहो, इट इज़ द लोअर एनर्जी लेवल और ऊपर वाले को हम बोलते हैं हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो उस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी हमने कितनी ली है, Eg, और हायर एनर्जी लेवल जो है हमारा उसको की एनर्जी हमने कितनी ली है, Ex। ठीक, अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सपोज करते हैं वो कहाँ पर है, हमारे ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर है, सपोज करते हैं ग्राउंड स्टेट में है। अब एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, जब हमने कुछ ऐसी लाइट को, या हम बोले ऐसे रेडिएशन को, या हम बोले ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने यहाँ पर इंसिडेंट करवाया, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ पर पहुँच जाएगा, इस हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच जाएगा, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस लोअर एनर्जी स्टेट में थे और हमने यहाँ पर कुछ रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाया, और रेडिएशंस को यहाँ पर इंसिडेंट करवाते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, या फिर उसकी वो कहाँ था पहले, लोअर एनर्जी स्टेट में था, तो वो जंप करके सीधा कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा, राइट। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है,
अब लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी हम इंसिडेंट करवाते हैं वो एनर्जी कैसी होनी चाहिए, एच न्यू एनर्जी होनी चाहिए। एच यहाँ पर क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है, जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ ये जो एच न्यू है हमारी एनर्जी, वो इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन नीचे लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप कर सकता है। यानी कि फिर से रिपीट कर रही हूँ, एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए जो हमारी यहाँ पर इंसिडेंट की एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, एच न्यू जो हमारी एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू Eg माइनस EX, राइट। सो एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए यहाँ जो हमारी एनर्जी है वो इसके एनर्जी स्टेट डिफरेंस, एनर्जी लेवल डिफरेंस के बराबर हमारी इंसिडेंट एनर्जी होनी चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे लोअर लेवल से कहाँ पर आता है, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में या फिर हायर एनर्जी लेवल पे आता है। तो ये सिंपल सा हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। तो ये उसकी कंडीशन होती है कि अगर हमारा एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी इंसिडेंट करवाएं तो ही इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के और वो जंप कर सकता है ऊपर वाले यानी कि हायर लेवल पे। लेकिन अब हम बात करते हैं इमिशन की, ठीक। इमिशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस इमिशन की, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन का दूसरा नाम होता है सेल्फ इमिशन, ठीक है। सेल्फ इमिशन या फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, जब हमने क्या किया था, हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो दो एनर्जी लेवल पे था, एक की एनर्जी थी हमारी Eg ले रहे थे और दूसरा हमने लिया था EX, ठीक है। अब यहाँ पहले कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन लिए थे सपोज करते, अब एक तो ऊपर पहुँच गया था, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर हमारे एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे हायर एनर्जी स्टेट में है, उसने क्या किया था, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था और वो पहुंच गया था कहाँ पर, इस हायर लेवल पर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने हायर एनर्जी लेवल पर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ये बहुत कम इसका टाइम होता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेकेंड, वो ही सिर्फ इतने से टाइम के लिए वो उस ऊपर हायर स्टेट में रहता है, हायर एनर्जी लेवल में रहता है, या फिर हम बोले एक्साइटेड स्टेट में रहता है सिर्फ इतने कम टाइम के लिए, और फिर वो वापस अपने आप ही नीचे आ जाता है, ठीक है। कुछ एनर्जी को वो रेडिएट करेगा और उस एनर्जी को रेडिएट करके वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। जब ये खुद ब खुद अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, जब इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाएगा, तब वो क्या करता है, कुछ रेडिएशन को एमिट करेगा। अब ये वही रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारी एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, यानी कि एच न्यू, ठीक है। तो फिर से ये एच न्यू एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। इसलिए इसको हमने बोला एमिशन। तो यहाँ पर ये जो एमिशन हो रहा है ये खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा टाइम तक ऊपर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, इसलिए जो एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में गया था वो वहाँ पर सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए रहेगा और वापस कहाँ आ जाएगा, अपने लोअर स्टेट में। और जब वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो कुछ रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा, और तब वो जो एमिशन वहाँ पर होगा वो कैसा एमिशन होगा, खुद ब खुद हुआ ना, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। जैसे कि हमने देखा हमारे 2 स्टेट होते थे, एक है हमारा Eg, है ना, ग्राउंड स्टेट, एंड दूसरा है हमारा एक्साइटेड स्टेट जिसकी एनर्जी हमने कितनी ली है, EX। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते थे, 1 2 3, कहाँ पर, ग्राउंड स्टेट में। नाउ यहाँ पर हमने इंसिडेंट करवाया है कुछ रेडिएशंस को जो कि है हमारी एच न्यू एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन क्या करता था, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता था, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में। अब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एक्साइटेड स्टेट में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में गया है, ये नीचे ना आ पाए, हमने कुछ ऐसे मटेरियल्स ढूंढे हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे स्टेट में ले जाता है जहाँ जो कि हमारे इस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में एक स्टेट होता है, और उस स्टेट को हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। यहाँ जो स्टेट हमारा होता है ये होता है मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है।
पहले हमारा जो स्पॉन्टेनियस एमिशन था उसमें क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट में गया था वो डायरेक्टली जंप कर कुछ ही सेकेंड्स में जंप कर वो कहाँ आ जाता है, नीचे की तरफ, राइट, अपने लोअर लेवल में वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमने कुछ ऐसे मटेरियल सर्च किए हैं जिसमें एक और स्टेट होता है जिसको हम बोल रहे हैं मेटा स्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर डायरेक्टली वो स्पॉन्टेनियस इमिशन यहाँ पर नहीं करेगा, वो सीधा जंप करता है कहाँ पर, मेटा स्टेबल स्टेट में। यानी कि वो कहाँ आएगा, अपने एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट पे नहीं आएगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, कहाँ जंप करके आ जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, मेटा स्टेबल स्टेट में। मेटा स्टेबल स्टेट हमने किसको बोला है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जंप करके पहुंचेगा। और जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से इस मेटास्टेबल स्टेट में जंप करता है तो तब यहाँ पर कोई भी एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं करता है। समझना इस बात को, क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया था, वो इस बार ग्राउंड स्टेट में खुद ब खुद नहीं आता है, बल्कि उसके बीच में एक और स्टेट होता है जिसको हमने बोला मेटास्टेबल स्टेट। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जंप करके सीधा कहाँ आएगा, इस मेटास्टेबल स्टेट में आएगा और तब वो कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं करता। ठीक है, यहाँ इस मेटास्टेबल स्टेट में नो रेडिएशन आर एमिटेड। ठीक है, नो रेडिएशंस आर emitted, right? So अब क्या होगा, अब हम जो यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन करवाएंगे वो कहाँ पर, इस मेटास्टेबल स्टेट में करवाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी हमने इंसिडेंट करवाई, जो रेडिएशंस इंसिडेंट करवाए हैं, वो इस बार क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, है ना, इसको स्टिमुलेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन हमारा मेटास्टेबल स्टेट में है उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर एक ऐसी रेडिएशंस यहाँ से इमिट होंगी। एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा मेटास्टेबल स्टेट में है वो कहाँ आएगा, नीचे ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा। और साथ ही साथ जो हमने एनर्जी दूसरी इंसिडेंट करवाई है इसको स्टिमुलेट करवाने के लिए, वो एनर्जी भी यहाँ पर रेडिएट होगी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ दो हमने यहाँ पर रेडिएशंस दिखाए हैं। ये क्या बता रहा है, एक रेडिएशन वो वाले है जो कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जब मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तब उसने निकाली होगी। और दूसरी हमारी जो हमने स्टिमुलेट कराने के लिए यूज़ की थी इंसिडेंट रेडिएशन, वो रेडिएशन है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, अगर हम स्पॉन्टेनियस की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही रेडिएशन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको स्टिमुलेटेड इमिशन में जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, राइट। सो इस तरीके से हम रेट ऑफ इमिशन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है, जो रेट ऑफ इमिशन होता है वो बढ़ जाता है, राइट। तो इसलिए हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन से बेटर होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। आई होप आपको एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस यानी कि सेल्फ इमिशन और इसी के साथ साथ स्टिमुलेटेड इमिशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अपन आगे प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। For stimulated emission to take place, the population of atoms in higher energy level should be greater than the lower energy level, that is N2 should be greater as compared to N1। देखो, जो हमारा नीचे लोअर एनर्जी स्टेट है उसमें हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए उसको हम सपोज कर लेते हैं N1, और जो हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें हम सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने हैं, N2। अगर एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और हम जो यहाँ पर रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे वो सारे के सारे स्टिमुलेट करने के लिए काम आएंगे, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो N2 है वो शुड बी ग्रेटर देन N1 होना चाहिए, राइट। तो जो हमारा पॉपुलेशन है एटम्स का वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो नंबर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होना चाहिए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा नीचे लोअर एनर्जी लेवल है उसमें हमारा कम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए या कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय पंपिंग, ठीक है। और इसको हम अचीव कर सकते हैं ऊपर, जो अभी हम बोल रहे थे ना एब्जॉर्प्शन में जो हमने डिस्कस किया हुआ था उसको हम बोलते हैं पंपिंग। इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। पंपिंग हमारा क्या होता है, उससे हमारे एक्साइटेड जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें एटम्स की या हम बोले इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक। पंपिंग को फिर से हम डिस्कस करेंगे। आगे देखो, द प्रिंसिपल ऑफ लेजर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट
देयर इज मोर स्टिमुलेटेड इमिशन एज कंपेयर टू द सेल्फ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखो यही हमारा लेज़र का प्रिंसिपल होता है कि जब हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा हो एज कंपेयर टू सेल्फ इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन कम हो स्पॉन्टेनियस या फिर सेल्फ इमिशन कम हो और स्टिमुलेटेड इमिशन अगर ज़्यादा हो, तो वही हमारा जो है लेज़र का प्रिंसिपल होता है, राइट। If N1 and N2 be the number of atoms respectively in the ground state and the excited state and U12 is the radiation density, then the rate of stimulated emission, जो हमारा stimulated emission का जो rate है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, B12, N2 and U12। यहाँ पर सिर्फ B12, N2 और U12 हमने रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है एंड रेट ऑफ सेल्फ इमिशन जो होता है, सेल्फ इमिशन का रेट यहाँ पर कितना लिया हुआ है हमने, A12 एंड N2। यहाँ पर N2 हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट एंड U12 हमारी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी की, जो एनर्जी डेंसिटी हम बोल सकते हैं या जो रेडिएशंस हैं यहाँ पर उसकी डेंसिटी, राइट। अब देखो जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन है वो किस पे डिपेंड करता है, N2 पे, और जो रेट ऑफ सेल्फ इमिशन है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली N1 पे। इसका क्या मतलब है, स्टिमुलेटेड इमिशन जो है वो कब ज़्यादा होगा, उसका रेट कब ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो N2 हमारा एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स थे, तो यानी कि जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन है वो किस पे डिपेंड करता है, N2 पे। एंड रेट ऑफ सेल्फ इमिशन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते थे, N1, या एटम्स हमारे कौन से होते थे, N1। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में होंगे तो हमारा सेल्फ इमिशन का रेट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। फॉर laser action, the rate of stimulated emission is higher than both self emission and self absorption। देखो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं हमारा लेज़र एक्शन में आए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी को रेडिएट करे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी को वो रेडिएट करे, है ना, तो जो हमारा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन होना चाहिए, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन होना चाहिए, उसका रेट कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए सेल्फ इमिशन और सेल्फ एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। अब देखो हेंस फॉर लेज़र एक्शन हम क्या लिख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम कंक्लूजन कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा लेज़र एक्शन में आए, काम करे, ठीक है, तो N2 should be much greater than N1, यानी कि number of atoms in excited state should be much greater as compared to number of atoms in lower energy state या फिर ground state। That is, number of atoms in the excited energy state must be very large as compared to the number of atoms in the ground state। ground state में number of atoms कम होना चाहिए और excited state में number of atoms ज़्यादा होना चाहिए। इसी चीज़ को हम बोलते हैं population inversion। पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लेज़र में। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको कहते हैं, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट्स आर मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट या फिर लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ U12 मस्ट बी हाई। For this, the emitted radiations is kept inside a cavity between the two parallel reflectors so that due to the successive reflections the number of photons corresponding to the frequency nu12 increases। देखो क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लेज़र है वो एक्शन में रहे यानी कि काम करे, तो उसके लिए जो हमारी जो रेडिएशंस की डेंसिटी होती है यानी कि U12 वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। फॉर दिस द एमिटेड रेडिएशन इज केप्ट इनसाइड कैविटी बिटवीन द टू पैरेलल रिफ्लेक्टर्स, यानी कि ये जो हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस इमिशन, अगर हम उसका डायग्राम देखें तो ये जो यहाँ पर एनर्जी रेडिएट हो रही है, ठीक है, इसकी डेंसिटी हमने मानी है कितनी है, U12, ठीक, U12। और यहाँ पर ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये इसकी वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ही हमारा जो लेज़र है वो एक्शन में आएगा। अब यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या होता है, हम एमिटेड इस वैल्यू को हाई रखने के लिए जो हमारी एमिटेड रेडिएशंस होती हैं उसको एक कैविटी में रखते हैं, कैविटी के अंदर रखते हैं और वहाँ पर लगाते हैं हम दो पैरेलल रिफ्लेक्टर्स, और उन पैरेलल रिफ्लेक्टर्स के हेल्प से सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होंगे जिसकी वजह से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कैविटी के अंदर रखते हैं जहाँ पर हम लगाते हैं दो पैरेलल रिफ्लेक्टर्स, तो हमारी फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ेगी, तो वैल्यू जो होगी हमारी रेडिएशन डेंसिटी की वो भी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, राइट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द रेशियो ऑफ द आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट A/B शुड बी मिनिमम।
आइंस्टीन का जो कोएफिशिएंट है A/B, उसका जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए ऑब्वियसली हमने क्या लिया था, मेटास्टेबल, ऐसा हमने मटेरियल लिया जिसके पास क्या हो, मेटास्टेबल स्टेट हो। देखो, फॉर दिस द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट इज चूजन सच दैट द सेल्फ इमिशन फ्रॉम इट इज फॉरबिडन। यहाँ पर सेल्फ इमिशन जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि अपने आप जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे ना आ जाए। दिस एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट। हम एक ऐसा स्टेट चूज करते हैं जहाँ से हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस मेटास्टेबल स्टेट में आए, ठीक है। तो ऐसे स्टेट को, एनर्जी स्टेट को हमने बोला है मेटास्टेबल स्टेट। बाय डूइंग सो द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स नियरली जीरो। तो इस रेशियो में जो ए की वैल्यू होती है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इंसिडेंट यहाँ पर हमने एनर्जी जो है वो फोटोन लिया हुआ है H/nu। तो एक E0 जो हो गया हमारा वो ग्राउंड स्टेट हो गया एनर्जी। E1 जो है एनर्जी, E1 हमने किसको बोला है, मेटास्टेबल की एनर्जी को, और E2 हमने किसको लिया है, एक्साइटेड स्टेट को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेल्फ इमिशन कहाँ पर हो रहा होगा, खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप होगा, एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर होगा सेल्फ इमिशन, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ पर एनर्जी को इंसिडेंट करवाएंगे और फिर मेटास्टेबल स्टेट से कहाँ पर आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब हमें यहाँ पर मिलेगी स्टिमुलेटेड इमिशन। एज शोन, लेट E0 बी द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एंड द 2 एक्साइटेड स्टेट्स यहाँ पर कौन से हैं, E1 एंड E2। E1 हमने किसको लिया है, मेटास्टेबल स्टेट को, एंड E2 यहाँ पर क्या है, एक्साइटेड स्टेट। आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखो, नाउ सम फोटोन्स एब्जॉर्ब एनर्जी E2 माइनस E0 and get excited to the energy state E2 as shown in the transition 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे कुछ एटम्स हैं वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और सीधा वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट E2 में पहुँच जाएंगे, जिनका एनर्जी डिफरेंस हमारा कितना होगा, E2 माइनस E0 होगा, राइट। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। आगे, these excited atoms after 10 to the power minus 8 seconds emit photons of energy E2 minus E1 by self emission come to the लोअर एनर्जी स्टेट E1। अब क्या होगा, यही जो एक्साइटेड एटम्स हमारे कहाँ पर हैं, इस ऊपर E2 एनर्जी स्टेट में है, ये क्या होंगे, खुद ब खुद सेल्फ इमिशन करके इस E1 एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, जिसको हमने बोला मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे, और तब ये रेडिएट करेंगे कुछ एनर्जी, और उस एमिशन को हम बोलेंगे सेल्फ एमिशन, ठीक है। और वो जो एनर्जी होगी वो हमारी कितनी होगी, E2 माइनस E1। जो एनर्जी यहाँ पर ये रेडिएट करेगा वो हमारा एनर्जी डिफरेंस होगा, किसका, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, जिस लेवल में वो जंप करके पहुँचेगा, ठीक है, जहाँ से वो निकलेगा, और दूसरा जिसमें वो जंप करके पहुँचेगा, उन दोनों ही एनर्जी लेवल के डिफरेंस हमारा इस एनर्जी का होता है जो कि यहाँ पर एमिट करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके बाद है, इफ द एनर्जी स्टेट E1 इज मेटास्टेबल स्टेट। अब अगर ये जो E1 हमने एनर्जी यहाँ पर ली है वो अगर मेटास्टेबल स्टेट है, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एटम टू कम फ्रॉम द मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट E1 टू द ग्राउंड स्टेट E0 ओनली बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन। अब क्योंकि हमारा अगर यहाँ जो E1 स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, वो अगर मेटास्टेबल स्टेट है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद ब खुद इस E1 से E0 पर नहीं आ पाएगा, राइट। और अगर वो नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं होगा, दस द नंबर ऑफ एटम्स इन द एनर्जी स्टेट E1 इज वेरी मच इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू दोज इन ग्राउंड स्टेट E0। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम देख सकते हैं मेटास्टेबल स्टेट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फटाफट आकर के यहाँ पर आते जाएंगे और भीड़ जमा होती जाएगी यार इलेक्ट्रॉन्स की, या हम बोले एटम्स की, ठीक है। तो कुछ ऐसा होने वाला है, मेटास्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी, और इसी को ही हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्शन, राइट। अब now if corresponding to the energy state E1 minus E0 that is H/nu is equal to E1 minus E0 are made incident। अब हमने क्या किया, अगर फिर से फोटोन को यहाँ पर हमने रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया, ये रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया जो कि हमारे कहाँ पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेंगे, मेटास्टेबल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये रेडिएशन को लेंगे, यानी कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमारी रेडिएशन स्टिमुलेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके E1 से कहाँ पर आएगा, सीधा ग्राउंड लेवल पे आएगा, यानी कि E0 पे आएगा। तो जो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू E1 माइनस E0।
राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो हमारी इंसिडेंट फोटोन की कितनी होनी चाहिए, E1 माइनस E0। The stimulated emission start and as a result to the chain process an instant light beam is obtained, और as a result हमको यहाँ पर एक light beam देखने को मिलेगी। The photons so emitted are reflected several times between the high reflector so that the stimulated radiation become more and more intense compared to self radiation। ठीक है, सेल्फ रेडिएशन यहाँ पर हमारा क्या होता है, कम हो, उस वजह से यहाँ पर हम रिफ्लेक्टर्स लगा देते हैं ताकि जो इंटेंसिटी है वो बढ़ सके रेडिएशन की। द प्रोसेस बाय विच द एटम्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट आर मेड टू रीच द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग। तो जैसे कि मैंने बोला पंपिंग हमारा बाद में आएगा। पंपिंग हम किसको बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस को जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर पहुँचाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द एटम्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट आर मेड टू रीच द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अगर हमें पहुँचाना है हमारे एटम्स को तो हमें यहाँ पर करवानी पड़ती है पंपिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग, राइट। सो यहीं पर ख़त्म करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी हमारी रेडिएशंस की, उसके बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो वो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो ये हमने PDF बनाई है ये भी मैं शेयर कर दूँगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।